हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, यानी न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और हम उसको क्लियर कट आपको बताते हैं कि कैसे आप समझोगे। दो तीन बातों का आपका बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और बहुत पॉपुलर ट्रेंड है। अब आप SN1 रिएक्शन पढ़ोगे, SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, हाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, आगे चलकर के एलिमिनेशन पढ़ोगे वहां बेस आएगा और आप देखोगे कि दोनों स्पीसीज सेम थी। एक जगह उसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, एक जगह उसने बेस का काम किया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं और डेफिनेशन से ही आपको उसका आइडिया लगने लगेगा कि इसका नाम क्यों ये पड़ा। जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी या पहले बेसिसिटी ही बता देते हैं। जैसे अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो यहां इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे एबिलिटी टू टेक एच आयन, यानी जो हाइड्रोजन को लेने की एबिलिटी रखता है हम उसको बेसिसिटी के नाम से बोलते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई स्पीसीज है, कार्बन नहीं और कुछ भी है, उससे मतलब जरूरी नहीं है। हम बेस किसको बोलेंगे? बेस उसको बोलेंगे जो हाइड्रोजन को आसानी से लेके चला जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस के नाम से बोलेंगे। अब दूसरी अगर हम बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो देखिए इनका डेफिनेशन क्या होगा? इनका डेफिनेशन होगा एबिलिटी टू अटैक एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, यानी जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो अगर वहां अटैक करेगा तो हम इसको किस नाम से बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल के नाम से बोलेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई स्पीसीज बनाया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। हम स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल से उसको बोलेंगे जो यहां जाकर के अटैक करे। देखा? तो दोनों के डेफिनेशन में बड़ी बात छुपी हुई है और उसी बात को हमको समझना है। बेसिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक द एच आयन। अब देखो एक सिंपल सा एच आयन इज द या हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। या कोई ग्रुप जा रहा है, उसके हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, इसके साइज के ऊपर कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, ये स्मॉल साइज हो या लार्ज साइज हो, लेना किसको है? हाइड्रोजन को। तो कोई भी स्पीसीज आएगा, हाइड्रोजन चूंकि सबसे छोटा एलिमेंट है इसलिए इसको ले जाने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होगी। यानी एक बात समझ में आना है कि अगर आपको पता चल गया दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गर बेस, तो वो बेस स्ट्रॉन्गर ही होगा, उसकी साइज छोटी हो बड़ी हो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता कैसे चलता है ये स्ट्रॉन्गर बेस है? हाउ यू नो दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस? तो आपने पढ़ा होगा ब्रोस्टेड एंड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और ब्रोस्टेड एंड लाउरी कंसेप्ट क्या था? उसका मेजर जो कंसेप्ट था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का था। देखिए डियर, अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो आपको ये नहीं पता चलता है स्ट्रॉन्गर बेस है या क्या है वीकर बेस है। आप क्या करते हो? उसमें एच आयन डाल दिया, एच आयन डाल के उसको क्या बना लिया? एसिड बना लिया। अगर वो एसिड बन गया तो एक आइडिया लग जाती है कि इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा एंड वाइसी वर्सा। ये बात देखिए। और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हम केवल, और मैं ये भी बात बता रहा हूं आपको, दिस इज द ओनली वे, आखिरी रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जिससे आप पहचान सकते हो। ओके, अब हम यहां ये बात बता रहे हैं इसकी डेफिनेशन के अनुसार इसकी बड़ी बात क्या होती है। देखिए एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए आज का शादियों का माहौल है और आप देखिए दो तरह की शादियां होती हैं। बड़े घरों में शादियां ज्यादातर घर जमाई वाला कंडीशन आती है, छोटे घर में शादियों में थोड़ा पॉजिटिविटी कम होती है, अपने परिवार को खिलाएं कि बाहरी आदमी को खिलाएं। तो एक सीधी सी बात है, मान लीजिए कि एक दो तरह की शादियां हैं। ये ऐसी शादी है जो क्या होता है कि ये साहब आते हैं और अपनी बेगम को लेके चले जाते हैं। इनके आज की दौर में ये ग्रुप लगे हैं, ये ग्रुप लगे हैं। वैसे देखा कि चार चार लोग फैमिली में हैं, एक कोई लेके चला जाएगा तो फैमिली क्या होगी? संख्या कम हो जाएगी, सबको अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत लोग रोएंगे आएंगे, उसके बाद सबको लगेगा यार बहुत अच्छा बंदा था, ये बंदा मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने इस फैमिली का बहुत बड़ा कल्याण किया, ये लेके गया इसको और ले जाने के बाद इनके यहाँ रिलैक्स हो गए। तो दैट इज वाई आपको एक बात समझ में आई कि ये जो बेस है वो बेस के ऊपर छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, कैसा भी होगा ये लेके जाएगा। एक बात आप समझ। और ब्रोस्टेड लाउरी एसिड बेस कंसेप्ट से आपको पता चल ही गया है
कौन स्ट्रॉन्गर बेस है वो स्ट्रॉन्गर ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखिए, ये ऐसा है कि मान लो यहाँ ग्रुप लगे हैं, यहाँ ग्रुप लगे हैं, यहाँ ग्रुप लगे हैं। एक ऐसा है कि जैसे ये साहब आए और साहब आकर के इसके घर में ही रहने लगे। पहले 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए। अब जब ये घर जमाई बन जाएंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा इनका। एक कंडीशन आ जाएगी कि ये आने पर ये इनका विरोध करेंगे, ये इनका विरोध करे, ये थोड़ी चाहेंगे अंदर आए। और बड़ी खास बात है, अगर ये मान लो छोटे मोटे हैं, ज्यादा इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, हाँ, तब तो ठीक है, चलो सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी साइज बहुत बड़ी है, बहुत मोटे तगड़े हैं और 50 रोटियां खाने वाले हैं, तो 2 रोटी बनाते समय ये भी गाली देंगे, ये भी गाली देंगे, ये भी गाली देंगे कि भैया कहाँ से आ गया है, कौन इसकी सेवा करे इतना। तो एक सीधी सी बात आप देखो, ये जाके इनके घर में रुक जाते हैं, इनको परेशानी, इनको परेशानी, इनको परेशानी, ये इनके हाइड्रोजन को लेके चले जाते हैं, ये भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गए। तो आपको देना है कि यहाँ क्या लिखना है कि देयर आर नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, यानी कोई बल्कि ग्रुप छोटा होगा, बड़ा होगा साइज पर, या आप कह सकते हैं देयर आर नो इफेक्ट ऑफ साइज, है ना। एक आप कहते हैं नो इफेक्ट ऑफ साइज का कोई फर्क नहीं पड़ा इनके ऊपर, बट देयर आर लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस पहला पॉइंट देखिए, बहुत लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा। इसका मतलब है जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। आप ये कह सकते हैं स्मॉलर द साइज मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहां एक बात आपको बहुत स्मार्ट तरीके से ध्यान देना है, स्मॉलर द साइज मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिक। ओके, न्यूक्लियोफिलिक यानी जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया बेस और न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट डिफरेंस आप देखने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज क्लियर। तो पहला डिफरेंस साइज का, यानी बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर साइज का इफेक्ट पड़ता है। छोटा होगा आसानी से अटैक कर जाएगा, लार्ज होगा तो आसानी से अटैक नहीं करेगा। और कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा इनकी साइज इतनी लार्ज थी कि इनको कभी भी बेस होने का न्यूक्लियोफाइल होने का गौरव प्राप्त नहीं होगा। बात समझते ही नहीं, बनी न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बन पाई, इतनी लार्ज साइज है, दे आर नॉट एबल टू अटैक, रिपेल तीनों रिपेल करके इनको अंदर ही नहीं आने दें। ओके, इट इज क्लियर। चलिए अब मैं आपको जाके बताता हूं दूसरा इफेक्ट। देखिए सेकेंड इसका जो दोनों में डिफरेंस है वो एक प्रकार से हम बात करते हैं सॉल्वेंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्वेंट का देखिए, और सबसे पहले हम बात करते हैं बेस का। बेस के ऊपर पहले चार्ज करते हैं। और एक बड़ी बात आप जानने के लिए लिखिए क्या, नो इफेक्ट ऑफ एनी सॉल्वेंट ऑन बेसिसिटी, यानी कोई किसी भी सॉल्वेंट का बेसिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं है। ये बड़ी बात है, आप जानने की कोशिश करिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपसे पूछूं मैं F नेगेटिव एंड I नेगेटिव दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ओके। अब एक सीधी सी बात है कि हमने आपको पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज से आपको पता नहीं चलता कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन कितना स्मार्ट है। थोड़ी सी केमिस्ट्री और जानोगे तो आइडिया लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके अनुसार आप अपना कंसेप्ट 100% क्लियर कैसा होना चाहिए, हमारा आंसर 100% करेक्ट आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अब आप देखो, इसमें भी आप एक एच डाल दो और इसमें भी एक एच डाल दो, दोनों को हम बना देते हैं एसिड HF और इसको बना दिया HI। अब ये तो आइडिया लग जाएगा ना दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो आपने देखा HI इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन HF। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है या स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं, तो इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। देखा आपने, है ना, सीधी सी बात है। और अगर ये वीकेस्ट एसिड है, यानी दोनों में अगर वीकर एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्गर इसका बेस हो जाएगा। तो हमको एक आइडिया लग गया सीधे सीधे, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग था उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, वीक हो गया। F नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, I नेगेटिव। आपको एक आइडिया लगा सीधे सीधे, हमको पता चला ये स्ट्रॉन्गर बेस है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने यूज किया सॉल्वेंट। अब आप सॉल्वेंट अगर हम कहें कि चलो हमने इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया या हमने इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, हाँ सॉल्वेंट का टॉपिक मेरा आगे बताया गया है, आप देखोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया गया, तो चाहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालो तब भी F नेगेटिव ग्रेटर होगा I नेगेटिव से, और चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट डालो तब भी F नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस होगा किससे, I नेगेटिव से। कोई इफेक्ट सॉल्वेंट का पड़ता ही नहीं इनके ऊपर, यानी बेस के ऊपर। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो स्ट्रॉन्गर ही रहेगा, चाहे उसको वाटर में डालो, चाहे आप इसको पेट्रोल में डाल दो, चाहे इसको ईथर में डाल के नापो, यानी जो सॉल्वेंट व्हाट एवर सॉल्वेंट यू हैव, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, वो स्ट्रॉन्गर बेस ही रहेगा। अब चलिए बच्चों मैं डिस्कस करता हूं कि यही अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का तो कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, देखिए। ओके, इट इज क्लियर। तो देखा आपने बेस पर कोई इफेक्ट नहीं। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें न्यूक्लियोफाइल पर। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल पर तो दो तरह का सॉल्वेंट देखिए, एक तो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर, और या हम पोलर की बात करें तो पोलर अप्रोटिक। अगर इस तरह का सॉल्वेंट लिए तो आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्गर बेसेस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देखा आपने, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आया क्या? यानी जो स्ट्रॉन्गर बेस था वही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हुआ। यानी आपको बेसिक ऑर्डर ही निकालना है, और बेसिक ऑर्डर से अगर आपको पता चल गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। कब? जब सॉल्वेंट या तो नॉन पोलर हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, पेट्रोल, बेंजीन, टॉल्यूइन, जो भी हो। अपोलर अप्रोटिक में जैसे ईथर यूज हुआ, एसीटोन यूज होगा, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड यूज होगा, हाँ DMF यूज हो गया, हाँ ये सब चीज सॉल्वेंट अगर यूज होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इट इज क्लियर। अब बात हम करते हैं, अगर आपने क्या डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, और बिगेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, वाटर। अगर तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देंगे तो गेम उल्टा भी हो सकता है। अब ये हम नहीं करेंगे, हमेशा आप अपोजिट कर दोगे, ध्यान रखना इसका, अपोजिट भी हो सकता है। अब देखो शर्त क्या है, मान लीजिए हमारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये स्पीसीज है, और ये स्पीसीज पर हमने डाल दिया F नेगेटिव और हमने डाल दिया I नेगेटिव, दोनों डाल दिया। कहां डाल दिया? सॉल्वेंट डाल दिया पोलर प्रोटिक, क्या, वाटर। अब आपको ये पता है कि वाटर क्या करता है। वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये क्या करेगा? सॉल्वेशन करेगा, और सॉल्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो साइज किसकी छोटी है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, ये लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, आपको दिखाई दे रहा है। तो दैट्स व्हाई वाटर इसका क्या करेगा? सॉल्वेशन करेगा। जितना साइज छोटी होगी उतना ज्यादा सॉल्वेशन करेगा, और जितनी साइज बड़ी होगी उतना कम सॉल्वेशन करेगा। दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो साइज है ये क्या हो गई? वेरी लार्ज हो गई, वेरी लार्ज हो गई। कहां? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और इसकी साइज क्या है? स्मॉल का स्मॉल ही रह गया। तो दैट इज व्हाई व्हिच कैन फिट बेटर फिट फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल। आपने देखा ये कभी भी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा जितने आसानी से ये अटैक कर जाएगा। इन दिस केस the iodide ion is better nucleophile than fluoride ion। सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। जो जितना स्मॉल साइज होगा उतना आसानी से अटैक करेगा। इनकी साइज स्मॉल थी मगर आपने क्या डाल दिया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने की वजह से इसका सॉल्वेशन हो गया। सोल्यूशन में हजारों मॉलिक्यूल वाटर के चिपक गए इसके ऊपर, और हजारों मॉलिक्यूल वाटर के चिपक जाएंगे तो इनकी साइज कितनी होगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस बहुत बड़ी साइज होने की वजह से इनकी आपने देखा दे आर नॉट कैपेबल टू अटैक ऑन हियर, बहुत आसानी से अटैक कर जाएगा क्योंकि साइज उतनी बड़ी नहीं हो पाई जितनी इनकी हो गई। इट इज क्लियर। तो एक दूसरी इफेक्ट आपने देखा सॉल्वेंट का, कब?
जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा तब, बाकी नहीं। और यहां मामला गेम आपने देखा, आयोडाइड जो है ज्यादा बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया फ्लोराइड के कंपेयर में। मतलब गेम इनका उल्टा हो गया, मगर उल्टा नहीं समझेंगे आप, बात समझते हैं। मैं तो क्वेश्चन देता हूं आपको और उससे आप बहुत आसानी से इस बात को क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, और हमने क्वेश्चन में क्या यूज किया, हमने क्वेश्चन में रूप दिया कि आपके पास क्लोराइड आयन है, और आपके पास फ्लोराइड के बाद क्लोराइड लिख दिया, क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड लिख दिया, और ब्रोमाइड के बाद क्या लिख दिया, आयोडाइड आयन। और हम इससे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आप इसका बेसिक ऑर्डर बताओ, बेसिक ऑर्डर। बट ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ रहा हूं। क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और सीधे सीधे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछते हैं, देखा आपने। और दूसरा क्वेश्चन इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आप बताओ, और वही बात फिर बोला, क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर, और कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, देखा। अब एक सिंपल सा तरीका देखिए आप, जब हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपसे देखते हैं तो आप पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है अपने दिमाग में, ऐसा नहीं कि आप उसको एसिड बना दोगे, अपने दिमाग में इसमें एच आयन डाल करके इसको एसिड बनाओ। तो ये हो गया HF एसिड, ये हो गया HCl एसिड, ये आपको अपने से सॉल्व करने का तरीका है ना। ये हो गया HBr, और ये हो गया HI, देख लिया आपने। अब देखो इसका एसिडिक ऑर्डर निकाल दो, तो आप एसिडिक ऑर्डर देखोगे तो HI द वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड, उसके बाद ये हो गया इसके, अब ये हो गया वीकेस्ट एसिड। अगर ये वीकेस्ट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो ऐसे में आपने देखा आपके पास क्या आएगा, F नेगेटिव इज बेटर बेस देन द Cl नेगेटिव। अब ये बेटर होगा किससे, Br नेगेटिव से, और दिस कैन बेटर देन द I नेगेटिव। ये आपके पास ये समझ में आया बात, कहा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और मैंने आपको क्या बताया, बेस पर किसी भी सॉल्वेंट का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो हमने कहा चलो भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बताओ, तो आप बोलोगे भाई सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का असर ही नहीं पड़ता बेस पर, कोई फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो हुआ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और मैंने आपको क्या बताया, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जो बेसिक ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। आपका आंसर क्या है, ये आ गया। उसके बाद अगर हम पोलर प्रोटिक के बारे में बात करेंगे तब मैटर क्या होगा, साइज का डिफेक्ट होगा। ध्यान रखना, ये पोलर प्रोटिक का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को हम आपको हिंट बता रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करिए। पीरियाडिक टेबल में अगर हम इधर जाते हैं, यानी पीरियड में जाते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, और अगर पीरियाडिक टेबल में हम ग्रुप में, यानी आपने देखा ये ग्रुप है और ये पीरियड है, और ग्रुप में हम नीचे जब जाएंगे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखा आपने। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, हम ग्रुप में कहा जा रहे हैं, फ्लोरीन क्या देखा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या है, नीचे जा रहे हैं, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। आयोडाइड इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड से ज्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोमाइड ज्यादा होगा किससे, क्लोराइड से, और क्लोराइड ज्यादा होगा किससे, आयोडाइड से। ये बात आपको पता चली। ये पूरा का पूरा रिवर्स हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि नीचे जाने पर क्या कर, ग्रुप की साइज क्या करती थी, नीचे जाने पर ग्रुप की साइज इंक्रीज कर रही है, और ग्रुप अगर एटम की साइज इंक्रीज करेगी तो सॉल्वेशन क्या होगा, घट जाएगा, और जिसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, वो सोल्यूशन में बिगर साइज हो जाएगा और पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहां आपको ये कंसेप्ट यहां समझ में आया। अब बात ये आती है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा जाता है गिव द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर व्हिच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, दे आर नॉट मेंशन एनी सॉल्वेंट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि हाउ यू नो व्हाट सॉल्वेंट आर यूज हियर। मान लो आपके दिमाग में आता है यार मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया और आंसर गलत हो गया, और आपके दिमाग में चल रहा था यार सॉल्वेंट तो पता नहीं था, तो मेरा आंसर सही हुआ या गलत होगा। तो यू शुड बी रिमेंबर हियर कि सॉल्वेंट आजकल देने का फैशन नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा कहां लिया जाता है, ऑलवेज काउंटेड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यानी आपको कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आंसर यही देना है। ये बात समझ रहे हैं ना।
कुछ नहीं मेंशन है, बताओ विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। हमेशा देखो पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, और आप ग्रुप में डाउन जाते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपको ऐसा देखो, कभी कभी हम बच्चों को बताते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है, रिवर्स कर देते हैं, हम बेसिक ऑर्डर जो आएगा उसका उल्टा क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कर देते हैं, जैसे यहां होगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो हम दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, हम ग्रुप को यानी स्पीसीज को डिफरेंट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमने आपको CH3 नेगेटिव दे दिया और NH2 नेगेटिव दे दिया और यहां OH नेगेटिव दे दिया एंड दे दिया F नेगेटिव। अब मैंने आपसे पूछा, बेसिक ऑर्डर पूछा आपको, बेसिक ऑर्डर पूछा और किसमें, फिर वही बात आई, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में, फिर क्या लिया, सीधे सीधे पोलर प्रोटिक डालते हैं, पोलर प्रोटिक में पूछ लिया। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा, न्यूक्लियोफाइल के लिए कहां पूछा, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में, फिर क्या डाला, पोलर प्रोटिक में। ओके, पोलर प्रोटिक में आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सब में HN डाल दो, HN डाल दिया तो ये बन गया CH4, ये डाल दिया तो ये बन गया अमोनिया, ये डाल दिया तो ये बन गया वाटर, ये डाल दिया तो हो गया HF। देखा, अब आप एसिडिक ऑर्डर निकालो। तेरे को मालूम है यार, HF बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया तो बेस है और इसका हाइड्रोजन कोई ले ही नहीं सकता। तो बेसिक ऑर्डर आपके पास, एसिडिक ऑर्डर आपके पास क्या आया, दिस एंड दिस एंड दिस, यानी ये हुआ वीकेस्ट एसिड, और वीकेस्ट एसिड है तो बेस क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। आपका आंसर आया CH3 इज ग्रेटर देन NH2। ओके, इट इज क्लियर। और ये OH ज्यादा ग्रेटर है किससे, F नेगेटिव से। ये क्लियर हुई बात। चलिए अब है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको पहले पता है बेस के ऊपर सॉल्वेंट का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, दैट इज व्हाई अगेन आंसर इज द सेम। देखा आपने, ये आया। अब चलते हैं न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर निकालते हैं। न्यूक्लियोफाइल में नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आपने देखा। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट डाले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने देखा। जो बेस का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैटर उल्टा हो जाएगा, बट यू आर रॉन्ग, उल्टा नहीं होगा, ध्यान रखना। एक सीधी सी बात है, बताओ ये चारों में से पीरियोडिक टेबल में किसकी साइज सबसे बड़ी है? तो आपको पूछा लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की साइज कम होती है। स्मॉलेस्ट साइज इसमें से कौन है? F नेगेटिव का। सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? F नेगेटिव का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसकी हो जाएगी? F नेगेटिव की। और सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? F नेगेटिव हो जाएगा। बात समझा क्या? और हमने आपको क्या बताया पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। और बड़ी खास बात है कि सेम आंसर, इसका भी आंसर क्या हुआ? सेम आ गया। तो ऐसा मत अपने दिमाग में बना लेना कि आंसर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स नहीं होता है आंसर, आपको समझना है सही करेक्ट आंसर, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट आप देखिए इसके ऊपर। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, अगर बहुत सारे आप रिएक्शन स्टडी करोगे तो रिएक्शन स्टडी करने पर होता क्या है कि अगर कोई बेस का काम कर रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो बेस का, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो बेस का काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो एक बात आप समझने की कोशिश करिए। वही जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्पीसीज है, छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्पीसीज है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये Cl है, ठीक। हमने कोई न्यूक्लियोफाइल छोड़ दिया, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और किसका काम करता है? ये हमेशा क्या करता था कि जैसे मान लीजिए आपके पास R है और X है, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर ये खींच रहा है, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये OH नेगेटिव कोशिश क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करे, ये बाहर निकल जाए। देखा आपने, ये बाहर निकल जाए। कैसा काम किया बताओ? न्यूक्लियोफाइल का काम किया।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पे ही तो अटैक कर रहा है। तो हियर OH इज न्यूक्लियोफाइल। आपने क्या किया, टर्शियरी एल्किल हैलाइड दिया, जहां बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये बड़ा सा ग्रुप लगा है, ये बड़ा सा ग्रुप रहा है, इसकी हिम्मत ये नहीं इधर से चला जाए, रिपल्सर हो जाएगा नेगेटिव, पीछे से आएगा। अब पीछे से स्पेस नहीं है, दिस जगह ही नहीं अटैक करने का। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अब ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती अटैक करवाने के लिए टेम्परेचर डाल दिया। जैसे गर्म करोगे अटैक तो कर नहीं पाएगा। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, अपना रास्ता कैसे निकालेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से ही निकाल के लेके चला जाएगा। नाउ दिस इज एक्ट एज द बेस। वही स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, आपने ज्यादा गर्म कर दिया, क्या है, बेस का काम करने लगा। तो मोटे तौर पे डिफरेंस क्या आया, ये बात ध्यान रखना कि जो बेसिक ऑर्डर है, जो बेसिसिटी है, ध्यान रखना, दिस इज द काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ये बात बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करिए। काइनेटिकली कंट्रोल क्या, ऐसी रिएक्शन जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आपके सिलेबस की जितनी रिएक्शंस हैं, एक्चुअली आप जो लेबोरेटरी में रिएक्शन कराते हैं, ऑल आर द कैटेगरी ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। क्योंकि लेबोरेटरी में आप बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर तो डेवलप कर नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो काइनेटिक कंट्रोल है। दूसरा, अगर हम आपसे बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, तो दिस इज बेसिसिटिकली दिस इज रॉन्ग, मतलब हमको थोड़ा सा बताने में हमने उल्टा कर दिया। काइनेटिक जो बेसिसिटी नहीं बल्कि क्या कहते हैं आप, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, वो क्या है कि हम जब कम टेम्परेचर पर नॉर्मल रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रही है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और तो इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक कंट्रोल। मैंने उल्टा बोल दिया था, आपने यहां देखा, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। यानी आप बहुत आसानी से रिएक्शन कराएंगे तो वो काइनेटिकली कंट्रोल होगा। लेकिन यहां जो बेसिक नेचर है, बेसिसिटी है, दिस इज द थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, है ना, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। बात समझते हैं क्या, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई रिएक्शन कराएंगे तो हम उसको थर्मोडायनामिकली कंट्रोल कहते हैं। नॉर्मली आप रिएक्शन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल की नहीं स्टडी करते, आपकी जो रिएक्शन होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल की रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी एक काइनेटिकली कंट्रोल है। कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हो रही है, आप टेम्परेचर मत बढ़ाओ। अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो वही रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलिमिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन की जगह पर। ओके, तो दैट इज व्हाई ये ओवरऑल था, आपको एक हम समझाने की कोशिश किए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। तो प्लीज हमारा ये यूट्यूब चैनल आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम आगे इसी तरीके से आपको वीडियो बनाते रहेंगे और आपके जो है इंटरेस्ट को और आपके ज्ञान को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।